नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे संज्ञा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है प्रकरण संज्ञा के बारे में और उसके बारे में विस्तृत अध्ययन प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए हिंदी व्याकरण से संबंधित। अपन बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा, इनके भेद, कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहले बात अपने सामने आती है संज्ञा की परिभाषा, कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा, वैसे संज्ञा शब्द का अगर अपन अर्थ देखें तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है किसी का नाम है वह संज्ञा शब्द है। यानी कि किसी को संज्ञा दी जाती है तो वह संज्ञा शब्द, यानी नाम दिया जाता है, वो संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की क्या परिभाषा है कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, आगे बात करते हैं अपन संज्ञा के भेद। वैसे पहले जैसे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जाति पूछा है, पशु जाति है, सुंदरता गुण है, व्यथा भाव है, मौन व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, मारना क्रिया है। तो ये सारी संज्ञाएं हैं, परिभाषा में ये सारे आए हुए थे। अब यहाँ दे रखे हैं ये 5 प्रकार की होती हैं संज्ञा। कुछ 3 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। तो कुछ 3 इसलिए मानते हैं क्योंकि जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है उन्हें जातिवाचक में मान लिया जाता है, तो वह 3 हो जाती है। और इनको अलग मान लें तो फिर 5 प्रकार की हो जाती हैं। व्यक्तिवाचक पहली, जातिवाचक में के बाद में समूहवाचक के बाद में द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक के बाद में भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार ये 5 संज्ञाएं हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब एक एक संज्ञा की जो परिभाषा दे रखी है भेदों की, वो परिभाषा पहली है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा स्पष्ट जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो जहाँ भाव होगा, गुण होगा, दोष होगा, दशा होगी, तो वहाँ भाव प्रदर्शित हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जहाँ भाव प्रदर्शित होते हैं वहाँ अपन कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण धर्म है, अवस्था है, भाव है, दशा है, तो इन सभी का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहती हैं। देखते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के, यथा बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, छड़ाई, थकावट आदि। बुढ़ापा, बुढ़े शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है बुढ़ापा। मिठास, बचपन, बच्चे शब्द से बना बचपन। मोटापा, मोटा शब्द से बना है छड़ाई। थकावट, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि इन शब्दों को अपन पढ़ते हैं उस समय भाव प्रदर्शित होता है ना। बुढ़ापा है, भाव है, मिठास भाव है, बचपन भाव है, मोटापा भाव है, छड़ाई और थकावट ये आदि जो भी जितने हैं ये सारी भाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा सीधी सी बात है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि समूह का बोध करवाए वह समूहवाचक संज्ञा होगी। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, ऐसे शब्द जो समूह का बोध करवाए तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, यथा परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। अब परिवार में एक व्यक्ति हो नहीं सकता, अनेक व्यक्तियों से परिवार बनता है, काका, चाचा, भतीजा, जो भी सब मिलकर परिवार बनता है, माँ बाप। तो परिवार में ज़्यादा आदमी होते हैं इसलिए यहाँ समूहवाचक हो। कक्षा में 1-2 विद्यार्थी होगा नहीं, कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते इसलिए सब कक्षा शब्द भी समूहवाचक हैं। फिर है नेक्स्ट सेना।
सेना में एक व्यक्ति से सेना बन नहीं सकती, सेना में अनेक व्यक्ति होते हैं, तो यह भी समूहवाचक। भीड़, ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे हो उसे भीड़ कहते हैं। पुलिस जब एक जना आता तो भी अपन पुलिस ही कहते हैं, और पुलिस 10 जने साथ में आए तो ही पुलिस ही कहते हैं। तो पुलिस शब्द समूहवाचक होगा, क्यों? पुलिस में समूह का बोध करवाती है। पुलिस शब्द समूह का बोध करवाती है, एक से अधिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, लोहा है, तेल है, घी है, दाल है इत्यादि, ये सारे क्या हैं? द्रव्य हैं। ये सारे द्रव्य है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। सिंपल सी परिभाषा जातिवाचक संज्ञा कि संपूर्ण जाति का बोध करवाए वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी देख लीजिए। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण, घोड़ा। घोड़ा शब्द में संपूर्ण जाति का बोध होता है, नहीं संपूर्ण घोड़ों के बारे में बात करें, विशेष किसी के बारे में बात नहीं करके संपूर्ण घोड़ों की जाति के बारे में बात की। फूल, अब फूलों की बात करें तो संपूर्ण फूलों के बारे में बात की। मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में बात की। वृक्ष, संपूर्ण वृक्ष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का जो नाम का बोध करवाते हैं उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में संपूर्ण जाति या व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखते हैं अपन उदाहरण में, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। तो जयपुर स्थान विशेष का नाम, दिल्ली स्थान विशेष, भारत स्थान विशेष का नाम है, क्योंकि ये सभी। और एक ये भी बात है कि ऐसे नाम जो एक ही हो, अधिक ना हो, तो व्यक्तिवाचक होते। रामायण एक कथा का पुस्तक का नाम रामायण, अमेरिका देश का नाम है, राम व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ये सारे दे रखे हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अपन बात करते हैं, ये संज्ञा वाला टॉपिक हो गया पूरा। अब एक बार मैं इन सब को एक साथ में पुनः समझा देता हूँ कि सिंपल सी बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाए तो उसे अपन व्यक्तिवाचक कहेंगे। यानी इतना सा ही ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर जातिवाचक संज्ञा आती है। तो जातिवाचक में देखें अपन तो विशेष जाति यानी संपूर्ण जाति का बोध करवाए वह जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक के बाद देखें अपन समूहवाचक, तो जहाँ समूह का बोध करवाए वो समूहवाचक संज्ञा होगी। और नेक्स्ट देखते हैं अपन द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ द्रव्य पदार्थों का बोध हो उसे अपन द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और अंतिम देखें अपन भाववाचक संज्ञा, तो जहाँ भाव प्रदर्शित हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मनुष्यता है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये सारे भाव हैं, आलस्य है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे भाव हैं, तो इन भाववाचक संज्ञा अपन कहेंगे। भाव जहाँ प्रदर्शित हो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार ये संज्ञा वाला टॉपिक पूरा हो गया आज। और अगली बार संज्ञा की जो क्यूज़ है वो लेके आऊँगा मैं आपके सामने, संज्ञा की क्यूज़। और आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा पूरा हो गया। तो मित्रों देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें,
ताकि आपको हमारा वीडियो समय समय पर पहुंच सके और आप पे हिंदी है वो आपकी अच्छी हो सके। थैंक यू।